Hello students, this is Surya Pratap Singh. Today we are going to begin with a new chapter of class 11th that is Newton's laws of motion, chapter 5. आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके स्कूल में, तो चैप्टर 5 मुझे बोला गया था कि इससे स्टार्ट करने का है, तो मैं चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना. तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एरिस्टोटल्स फॉलेसी. सेकेंड थिंग इज गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन. गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. थर्ड थिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉ होते हैं न्यूटन के, हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो वही न्यूटन के तीनों लॉ हम फिर से पढ़ेंगे. ठीक है, पर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. बेसिकली 9th क्लास में जितना पढ़ा था उससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा, है ना. इसके बाद हम बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला फोर्स जो हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे वो है फ्रिक्शन हमारा. ठीक है, फिर हम बेसिकली पुली ब्लॉक सिस्टम पर प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी पुली ब्लॉक सिस्टम्स पढ़ेंगे बेसिकली, है ना. एंड जो लास्ट टॉपिक है वो है बेसिकली डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो बेसिकली एरिस्टोटल्स पॉलिसी, गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, फुली ब्लॉक सिस्टम, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें हुई. अभी हमारे लिए अगर हमने कभी कुछ नहीं पढ़ा है इनमें से, तो बेसिक से एकदम एक एक चीज पढ़ेंगे. ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरिस्टोटल्स पॉलिसी से. ठीक है, तो बेसिकली एरिस्टोटल्स पॉलिसी. अच्छा, सबसे पहले एरिस्टोटल पॉलिसी, ये मैं अभी बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं. उससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं कि आपने इससे पहले जो यूनिट पढ़ी, बेसिकली जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 थे आपके, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों जो चैप्टर्स थे, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हम एक यूनिट बोलते हैं दैट इज काइनेमेटिक्स. क्या चीज? काइनेमेटिक्स. एंड इसके अलावा एक और चीज होती है दैट इज डायनामिक्स. बेसिकली काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज डायनामिक्स? 2 मिनट सोच लो, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो 2 मिनट सोच के देखे कि क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या कभी उसने वो ये शब्द सुने हैं या नहीं सुने हैं. ठीक है, अच्छा, तो चलो काइनेमेटिक्स क्या होता है. काइनेमेटिक्स क्या होता है कि जैसे हमने देखा था चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में, एक बॉडी है, वो मूव करती थी विद सम वेलोसिटी, उसके पास एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और ये दोनों चीजें वेरी करेंगी टाइम के साथ में, और इसकी पोजीशन वेरी करेगी टाइम के साथ में. तो बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, दोनों ही जगह पे हमारे पास 2 चीजें थी, मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट, दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. ठीक है, टाइम के साथ बॉडी डिस्प्लेस होती थी. ठीक है, डिस्प्लेस तब होगी जब बॉडी की कोई वेलोसिटी होगी, है ना, या फिर कुछ एक्सेलरेशन मिला होगा उसको, तो ही डिस्प्लेस होगी. ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीजें हो रही हैं कि एक्सेलरेशन मिला बॉडी को, वेलोसिटी मिली, डिस्प्लेस हुई टाइम के साथ ही,
कुल मिला के एक बॉडी यहाँ से उठ के इधर गई, ठीक है भाई, मैंने इसको इधर से उठाया, इधर रखा, मैंने कुछ फोर्स लगाया इस पर, लगाया नहीं लगाया, फोर्स लगा, क्या लगाया, फोर्स। चलो फोर्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी पहले हम बात कर लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो ये जो चीज यहाँ से उठ के यहाँ गई, तो हमने कुछ फोर्स लगाया, उस वजह से इस बॉडी पे कुछ इफेक्ट हुआ, उस फोर्स का क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। उस इफेक्ट में उसको वेलोसिटी एक्वायर हो गई, या उसको एक्सेलरेशन मिल गया, या बॉडी डिस्प्लेस हो गई विद सम इन सम टाइम। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये कि यार जब भी बॉडी की पोजीशन बदले, यानी उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन एक्वायर किया है, और वो तभी हो सकता है जब उस पर कुछ फोर्स लगा होगा। यानी ये जो वेरिएबल्स हैं ये इफेक्ट हैं किसका, उस फोर्स का। क्लियर है? वो जो फोर्स जो तुमने यहां से उठा के इसको इधर रखा, तो इस पर कुछ फोर्स लगाया नहीं लगाया, वो फोर्स जो आपका था उसकी वजह से जो इफेक्ट आया उस बॉडी पे, ठीक है, बॉडी इधर से इधर मूव कर गई टाइम के साथ में, तो वो इफेक्ट्स क्या, इफेक्ट की स्टडी जिसमें हम करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। मतलब कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंबाइन हम काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं कि हमने उसमें क्या स्टडी करा कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है, ग्रेविटी में कैसे वेरी कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में अलग अलग फोर्सेस लगते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है ना। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्स, ये सब चीजें वेरी कर रही होती हैं वहां पर, ठीक है। तो इनकी स्टडी को काइनेमेटिक्स बोल दिया गया। अब व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ कॉज, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ इफेक्ट, कॉज ऑफ इफेक्ट। मतलब ये इफेक्ट जो हुए, वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन आया, डिस्प्लेस हुई बॉडी, ये किस वजह से डिस्प्लेस हुई, किस वजह से डिस्प्लेस हुई? मैंने इस पर फोर्स लगाया ना यहां से यहां तक, तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हुई। तो फोर्स की स्टडी को हम बोलेंगे डायनामिक्स ऑफ मोशन। क्लियर है क्या? फोर्स की स्टडी हम बोल सकते हैं कि डायनामिक्स ऑफ मोशन कहलाई जाएगी। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स ये लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर 5 है, इसको हम एक नई यूनिट बोल सकते हैं, दैट इज डायनामिक्स ऑफ मोशन। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स खत्म कर ली साहब, अब हम डायनामिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है? अभी तक हमने ये जाना है कि बॉडी मूव कर रही है तो उसके बाद एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी दीज 3 वेरिएबल्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो ये इफेक्ट होते हैं और इनकी स्टडी को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, और जिस वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है। और वो वजह क्या है? हमारे पास फोर्स है, हम जानते हैं। क्लियर? तो सबसे बेसिक डिफरेंस काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में समझ में आया। अच्छा, अब एरिस्टोटल्स पॉलिसी पे आते हैं। एरिस्टोटल्स पॉलिसी बेसिकली क्या थी कि चलो काइनेमेटिक्स तो हमने पढ़ ली, अब हम डायनामिक्स में एंटर कर गए हैं। यानी कि एरिस्टोटल पॉलिसी जो हमारी है वो डायनामिक्स के बारे में, यानी कि फोर्स के बारे में है ना। अच्छा, तो फोर्स पढ़ना चाहिए हमको पहले। क्लियर? तो व्हाट इज फोर्स? चलो सबसे पहले एरिस्टोटल पॉलिसी से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो क्या है हमारी? फोर्स। अच्छा, क्या होता है फोर्स? हम सभी ने पढ़ा है, इट इज बेसिकली अ पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस or tends to change the position of object. Clear? मतलब ये है कि यार अगर कोई बॉडी रखी है, इस पे मैं अगर फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी इधर से मूव कर जाएगी, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो पोजीशन चेंज करने के लिए जो ये पुश या पुल दिया गया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैंने इसमें एक चीज बोली कि विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज। क्यों टेंड्स टू चेंज बोला? अरे सोच के देखो कि यार अगर ये बॉडी इधर रखी है, मैं इतना फोर्स लगाता हूँ, फ्रिक्शन की बातें सबने जानी है, अभी हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे, पर फ्रिक्शन सबने पढ़ा तो हुआ है। हम इतना तो समझते हैं कि यार एक बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा फोर्स, तो ये बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज ये बॉडी मूव नहीं करेगी।
तो यानी कि इसकी जो ये स्टेट है अभी रेस्ट में है सपोज, तो रेस्ट से इसको मोशन में लाने के लिए ये फोर्स जो है, ये फोर्स शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? ये कंडीशन है, तभी वो मूव करेगी, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगी। क्लियर है? तो बचपन में हम बोल देते थे कि अ पुश और पुल विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। पर अभी हमको उसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमको ये बोलना पड़ेगा कि यार अ फोर्स इज अ पुश और पुल which changes or tends to change the position of the object or state of the object। बेसिकली पोजीशन तो नहीं है, स्टेट बोल रहे हैं, क्योंकि कब स्टेट, ये रेस्ट, मोशन, दीज आर स्टेट्स ऑफ मोशन। क्या है? अलग अलग स्थिति है मोशन की, है ना। क्योंकि अभी रेस्ट में है, रेस्ट शांति से खड़ा है, फिर मोशन में, दीज आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो रेस्ट पर बॉडी तभी तक रहेगी जब फोर्स इससे छोटा होगा, फोर्स इससे बड़ा हो जाएगा तो वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्स की एक बेहतरीन सी डेफिनेशन हमको लिखनी चाहिए। इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज पुश और पुल विच चेंजेस or tends to change the state of object। clear है? It may be defined as push or pull which changes or tends to change the state of object। ठीक है, तो हमने बेसिकली एरिस्टोटल पॉलिसी तो हम बाद में पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले ये जाना कि यार ये चैप्टर 5 से पहले ना दो चीजें मेरे को क्लियर कर लेनी चाहिए कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है। तो काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स ऑन द बॉडी। इफेक्ट्स क्या होते हैं? या वेलोसिटी मिल सकती है उसको, एक्सेलरेशन मिल सकता है उसको, या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। सही बात है। अच्छा, डायनामिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ दैट कॉज विच प्रोड्यूसेस इफेक्ट, है ना। तो ये इफेक्ट्स कौन लाता है? फोर्स लाता है, हम जानते हैं। तो डायनामिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ फोर्स। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमारी ये जो चैप्टर 5 है वो डायनामिक्स है। अच्छा, अब डायनामिक्स में हम फोर्स की स्टडी करने वाले हैं, तो फोर्स की स्टडी करी हमने। फोर्स की स्टडी करी तो इसमें हमने देखा कि फोर्स एक वो चीज है जिसको मैं अगर मैं बॉडी को पुश या पुल करूं तो अगर उसकी चेंज हो जाए या नहीं भी हो, है ना। हम फोर्स लगा रहे हैं, नहीं हो रहा, आप दीवार पे धक्का दोगे, दीवार चेंज नहीं होगी, पर तुम तो फोर्स लगा रहे हो ना साहब। क्लियर? तो which changes or tends to change the state of object। क्लियर है? अच्छा, अब state of object क्या होता है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो ये सब आपको अगर लिखना हो तो फटाफट पॉज करके लिख लो। आई थिंक लिख लिया हो, मिटा देता हूँ। टेंशन मत लो, मैं नोट्स वगैरह आपको दे दूंगा तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छे से लिखे हुए नोट्स हैं मेरे पास, वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं एरिस्टोटल्स पॉलिसी की। ठीक है, फोर्स पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले से इससे पहले एरिस्टोटल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, एरिस्टोटल्स पॉलिसी। एरिस्टोटल जो थे हमारे, वो बेसिकली 384 to 329 BC के टाइम के एक फिलोसोफर थे, या बोल सकते हो साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, फिलोसोफर थे बेसिकली। तो एरिस्टोटल ने एक चीज बोली थी, एक स्टेटमेंट बोला था जो गलत साबित हुआ। एरिस्टोटल ने क्या बोला था? एरिस्टोटल ने बोला था कि एक एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्स is necessary to keep body in uniform motion। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को, फिर से रिपीट करूंगा मैं। An external force is required to maintain the body in uniform motion। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि यार अगर कोई चीज है वो ऐसे v वेलोसिटी से अगर चल रही है, सपोज ये v वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, ठीक है, फिक्स्ड,
तो इसको ऐसा करने के लिए इस पे एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, मतलब एक फोर्स हमेशा लगते रहना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा रहना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा रहना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक, अब इसमें पॉलिसी क्या हुई, क्या गलती क्या हुई इनसे, एरिस्टोटल्स पॉलिसी गलत चीज। इनसे गलती ये हुई, इन्होंने बोल दिया है कि ये फोर्स होना ही होना चाहिए। अब खुद से सोच के देखो, अगर ये प्लेन फ्रिक्शनलेस होता सपोज, और मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ स्लोप बना दिया होता, सपोज यहाँ से इस चीज को ब्लॉक को ड्रॉप करता और ये पूरा प्लेन जो है, ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा यहाँ तक आते आते इसका फोर्स तो खत्म हो गया। अब इस पर फोर्स तो नहीं, बट फिर भी ये कुछ दूरी तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, नहीं चलेगा कुछ तो, क्या मैं तो बोलूंगा अगर ये फ्रिक्शनलेस है, अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये बहुत दूर तक चला ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। क्लियर है क्या? अगर एक बार वो कांस्टेंट वेलोसिटी उसने अटेन कर ली, यहाँ से यहाँ तक में उसने यहाँ पे कुछ अटेन कर ली होगी वेलोसिटी, हम नाइन्थ में इतनी तो चीजें जानते हैं ना यार, और या फिर कॉमन लॉजिक से सोच सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जब ऐसे कोई चीज छोड़ोगे तो कुछ नीचे जाने पे वो कुछ तो वेलोसिटी अटेन कर लेगी, तो वो जो वेलोसिटी जो उसकी थी वो उसी वेलोसिटी से मूव करती जाएगी अगर फ्रिक्शनलेस है प्लेन। तो फ्रिक्शनलेस प्लेन के केसेस में ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट फॉल्स था, और 384 329 बीसी के टाइम पे तो फ्रिक्शन की बातें हुई ही नहीं थी भाई साहब। बात समझ में आई? या फिर पता भी थी लोगों को तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो इसलिए एरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट गलत साबित हुआ। पर गलत साबित कब हुआ? 2000 साल बाद करीबन। गैलीलियो करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत साबित किया। उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए, देखो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर मैं कुछ चीजें बताऊंगा। गैलीलियो जो हमारे थे, गैलीलियोज ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं इसको, या एक्सपेरिमेंट्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे? उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ना ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लो, यहाँ पे बॉडी रख दो, छोड़ दो, बॉडी नीचे डरक आएगी, और नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है। अब एक और वही इंक्लाइन प्लेन लो, नीचे से उसको धक्का लो, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब अगर ये जो चीज है यहाँ पर अगर इसको कुछ वेलोसिटी दे दो तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो उन्होंने ये तीन चीजें ऑब्जर्व करी और उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं है ना, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा चाहिए, जरूरी नहीं है। अब इसमें कैसे बता दिया उन्होंने जरूरी नहीं है? देखो यहाँ पे अगर फोर्स देके छोड़ दूंगा तो ये चली जाएगी, क्योंकि ये प्लेन तो फ्रिक्शनलेस है। बात समझ में आई? फोर्स कैसे दे दूंगा? ये रहा केस फोर्स देने का, ग्रेविटेशनल पुल यहाँ से दे दिया लो, या फिर कुछ स्प्रिंग से दे दिया। फोर्स देने के बेहतरीन बहुत सारे तरीके, बेहतरीन। तो कहने का मतलब ये था कि वेलोसिटी जो है हमारी वो कांस्टेंट रखी जा सकती है विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी। क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्स तो बस इस जो फ्रिक्शन है ना उसको ओवरकम करने के लिए चाहिए, उतना होना चाहिए बस, तो बॉडी मूव कर जाएगी, और बॉडी मूव करेगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली गैलीलियो ने इनकी ऑब्जर्वेशन को गलत साबित कर दिया इस तरीके से। तो ये एरिस्टोटल की पॉलिसी थी और ये गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन थे। क्लियर है? ये अराउंड आप बोल सकते हो 1584 से 1627 तक ये जिए थे शायद, 1642 तक। तो ऑलमोस्ट 1500-1600 की बात है, यानी वो 384-329 BC से 1500-1600 AD, यानी ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। बात समझ में आई? तो 2000 साल बाद एरिस्टोटल के स्टेटमेंट को गलत साबित किया गया गैलीलियो के द्वारा। ठीक है? तो ये आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया हुआ था, तो थोड़ा बहुत अपन ने डिस्कस कर लिया। बाकी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है अच्छे से, आप अच्छे से पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है? तो किसी को कुछ लिखना है तो लिख ले पॉज करके।
तो बेसिकली गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था वो हम बोल सकते हैं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, object moves with constant velocity, object moves with constant velocity। ठीक है, इन्होंने और भी 2-3 एक्सपेरिमेंट करे थे, अगर आपको फटाफट बता देता हूँ। उन्होंने क्या किया था कि ऐसे सेम स्लोप के 2 साइड रखा, यहाँ से बॉल छोड़ी तो देखा कि छोड़ के गिरी और सेम हाइट तक गई। फ्रिक्शनलेस प्लेन, हाँ सारे प्लेन्स उसने फ्रिक्शनलेस लिए थे, ठीक है। और दूसरे केस में उसने देखा कि यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ से इसका स्लोप थोड़ा डिक्रीज किया, तो देखा कि यहाँ से छोड़ी तो गई तो सेम हाइट तक ही, पर उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया। मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो सेम हाइट तक जाने के लिए उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया अगर स्लोप डिक्रीज किया। तो उसने सोचा कि स्लोप डिक्रीज करते करते अगर ऐसी सिचुएशन बना लूँ जो मैंने अभी बताई थी कि यार यहाँ से अगर बॉडी को छोड़ा जाए और ये प्लेन अगर फ्रिक्शनलेस है तो ये बॉडी तो चली ही जाएगी, रुकेगी ही नहीं, है ना। यहाँ पे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई होगी और फ्रिक्शनलेस प्लेन पे उसी से मूव करती जाएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? तो ये परपेचुअल मोशन हो जाता है इस केस में। ऑब्जर्व किया किसने? गैलीलियो ने। तो उसने बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बोल दिया कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, अब इनके बेसिस पे गैलीलियो ने एक और अच्छी चीज बताई, वो थी लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या थी? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या था ये लॉ ऑफ इनर्शिया? सबसे पहले इनर्शिया को समझें। इनर्शिया क्या है? ये जो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी है, इनर्शिया इज बेसिकली स्टेट ऑफ बॉडी, है ना। इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी। इनर्शिया इज बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, है ना, विच ट्राइज टू अपोज द एनी काइंड ऑफ चेंज इन इटसेल्फ। कहने का मतलब ये कि एक बॉडी है, इसको इधर रखा है सपोज, अब ये इधर ही रखी रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल एजेंट ना लगे। मतलब अगर मैं इसको उठा के यहाँ से उठा के यहाँ ना ले जाऊँ, टेबल पे रखी हुई है तो वो वहीं रखी रहेगी। तो ये एक स्टेट, इसकी जो स्टेट है ये वही रहना चाहती है अनटिल एंड अनलेस इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। क्लियर है? तो वो एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया भी जाएगा तो ये रेजिस्ट करेगी। क्लियर है? अब वो रेजिस्ट करेगी, कैसे करेगी? बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो बेसिकली इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो एनी काइंड ऑफ चेंज नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। इनर्शिया इज जस्ट लाइक कि हाँ भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँ। क्लियर है? ऐसा समझ सकता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये है, अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी की वही स्टेट रहेगी जो उसकी है। बात को समझना। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी थी जो उससे करवाती है कि वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि बॉडी जो है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो अपनी स्टेट में रहेगी। क्लियर? तो बेसिकली इनर्शिया प्रॉपर्टी बॉडी की निकल के आती है जिस स्थिति में, उस स्थिति को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया तो हम बोल सकते हैं इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी, then object remains in its state of rest or motion. Clear?
तो ये बेसिक बेसिक सी बात है। लॉ ऑफ इनर्शिया ये होता है हमारा। ये किसने दिया था? ये बेसिकली कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया है। काइंड ऑफ इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच ट्राइज टू या विच रेजिस्ट द एनी काइंड ऑफ चेंज इन इटसेल्फ, ठीक है। और गैलीलियो जो थे हमारे, उन्होंने ये ऑब्जर्व करके काइंड ऑफ लॉ दिया था कि यार अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी उसकी स्टेट में ही रहेगी। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वही मूव करती जाएगी, और अगर वो रखी हुई है तो रखी रहेगी। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, सही है। अच्छा, तो आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिखना चाहें कुछ, बाकी नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, तो आप उसमें से लिख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत लिखते जाएं, और उसमें जो लिखा हुआ उसमें थोड़ा ऐड ऑन कर लेना आप, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं इस इनर्शिया की, थोड़ी बात कर लेते हैं। इनर्शिया है ना, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which body tries to resist any kind of change in itself. Body tries to remain in its state of rest or in motion with uniform velocity in a straight line. कहने का मतलब ये, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी तो वो वैसे ही चलती जाएगी, रेस्ट में होगी तो वो वैसे ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स लगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। और इनर्शिया क्या है? वो प्रॉपर्टी है बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वो लॉ लग पाता है। क्लियर है? ठीक है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन वगैरह मैं लिखी हुई है, फिर भी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच body tries to resist any kind of change in itself, ठीक है। अब पोजीशन मतलब उनकी स्टेट में, इन इट स्टेट लिख लो, इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन, ठीक है। अब इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं? कैसे मेजर होगा इनर्शिया कि इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, इसका कम है? तो इनर्शिया मेजर करने के लिए हम बोल सकते हैं कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। कैसे? देखो, सपोज एक बॉडी रखी है, ये दूसरी बॉडी रखी है, इसका मास सपोज 2 kg है, इसका मास सपोज 5 kg है। अब खुद से बताओ किस पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा हिलाने के लिए? 2 kg वाले को। यानी 2 kg का स्टेट चेंज करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 5 kg। सही बात है। यानी 2 kg का इनर्शिया कम रहा होगा, मतलब रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम रही होगी। क्लियर है? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मास अगर ज्यादा है किसी बॉडी का तो उसी बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? है ना? इजीली डिस्प्लेसेबल, इसका मतलब लेस इनर्शिया। क्लियर? क्लियर। तो दिस इज व्हाट इनर्शिया इज ऑल अबाउट। बाकी इनर्शिया को हम और पढ़ने वाले हैं। न्यूटन का भी पहला लॉ हम पढ़ेंगे, दैट वो इनर्शिया ही है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो हम पढ़ते हैं और उसके बाद और डिस्कस करते हैं इनर्शिया के बारे में, ठीक है। लिख लो ये, पॉज करके।
चलो इनर्शिया हो गया। अब हम आते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ। न्यूटन के लॉज पे आ रहे हैं बेसिकली, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन के ये जो लॉ है मोशन के, इसमें हम जो फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं आज, वो है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया, हालांकि गैलीलियो ने कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया था कि इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से वो चेंज नहीं कर पाता अपनी कोई स्टेट, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तो उसकी इनर्शिया की वजह से वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली न्यूटन ने लिखा। न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए मोशन के, उसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने जो बात बोली थी वो कि वो उन्होंने यहाँ पर चाप दी। ठीक है भाई, उन्होंने भी यही बोला कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी देन बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। क्लियर है, बॉडी पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो उसकी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बॉडी अगर है तो उस पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? यानी कि कोई बॉडी अगर है उस पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। क्लियर है, यानी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी सर। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं थोड़ा ये मैथमेटिकल वे में आपको बता दिया, बाकी डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हमेशा। क्लियर है, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। इनर्शिया वगैरह की बातें अपन कर चुके हैं। बॉडी जहाँ जैसी है वैसी रहना चाहती है, वो अपना स्टेट को कभी चेंज करना नहीं चाहती। बहुत सिंपल। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ। ठीक है, लिख लो आप, लिखना हो तो ऐसे। अभी इस फर्स्ट लॉ में जो हमारा चल रहा है, इसमें हम इसको मैथमेटिकली हमने समझा है ना। इनर्शिया क्या होता है हम समझ गए, इनर्शिया का लॉ क्या होता है, इनर्शिया का नियम क्या होता है वो भी हम समझ गए कि यार अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। बॉडी जैसी है वैसी ही रहेगी, है ना। स्टेट चेंज नहीं होगी तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो अब हम बेसिकली इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और जो भी हमारे कांटेक्ट फोर्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको इनर्शिया के थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि इनर्शिया वाला टॉपिक खत्म हो जाए। इनर्शिया के एग्जांपल्स ले लेते हैं पहले। तो न्यूटन का जो हमारा फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब जो इनर्शिया ये जो होता है, इसके लॉ को आप मैथमेटिकली समझ गए कि बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। बस इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं या प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व किया जाता है इनर्शिया, क्या ये हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हालांकि हम 9th क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स सुन के आए हैं, वो बस वाले एग्जाम्पल्स, पर कुछ बच्चे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उस समय, तो आज वो ध्यान दे सकते हैं, है ना। इनर्शिया क्या होता है भाई साहब? इनर्शिया वो चीज़ होती है वो बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके वर्च्यू से वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं करती। ठीक है, अब इनर्शिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है।
inertia of rest, inertia of motion और inertia of direction। मैं तीनों के छोटे छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले वो बस वाले से शुरुआत करूंगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। क्लियर, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ एग्जाम्पल देने जैसी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बॉडी है ऐसे रखी रहेगी, वो अपनी जगह चेंज नहीं करना चाहती भाई साहब। क्लियर है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर आप बात करो तो आपने बहुत बेसिक चीज़ें ऑब्जर्व करी होंगी अपनी डेली लाइफ में। जैसे एक गंदा कपड़ा, उसमें बहुत सारी गंदगी लग गई है, ठीक है, उसको आप झाड़ो तो उसमें से बहुत सारा मिट्टी निकलता है, या उससे किसी स्टिक से बीट करो तो धूल उड़ता है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत सिंपल सा हम ऐसा बोल सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हम उसको ऐसे समझा सकते हैं कि यार हमने क्या किया, ऐसे जब हमने उसको बीट किया तो जो उसके जो पार्टिकल्स थे उससे पहले सब रेस्ट पे थे, वो रेस्ट पे रहना चाहते थे, पर हमने बीट किया तो ये जो पर्टिकुलर जो भी चीज़ थी वो नीचे चली गई, पार्टिकल्स जो थे वो ऊपर आ गए, हवा में आ गए, तो वो उड़ गए। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है कि एक वो कपड़ा जो हमने लिया था उसको हमने बीट किया, वो बीटिंग से उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकले। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो। एक ग्लास आपने लिया, ग्लास पे ऐसे कार्डबोर्ड रख दिया, उस पर कॉइन रखा, कार्डबोर्ड को अगर आप जर्क से ऐसे खींच दोगे तो कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा। तो ये भी हम बोल सकते हैं जो कॉइन था वो अपनी पोजीशन पे रहना चाहता था, पर हुआ क्या कि जैसे ही हम इसको पीछे ले गए तो कॉइन अपनी पोजीशन पे रहना चाहता था, इसलिए ग्लास के अंदर चला गया। क्लियर है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के छोटे छोटे से एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, आई होप। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल आप ले सकते हो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में एक एग्जांपल लो आप पहले। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में वो बस में आप अगर बैठे होते हैं, बस अगर रुकी हुई है और एकदम से चलने लगे, बस कार गाड़ी घोड़ा जो भी, ठीक है, उसमें आप बैठे हो एकदम से चलने लगे तो आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है। पर आपने कार या बस को एकदम से मोशन दे दिया, बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, इसलिए आप पीछे की तरफ चले जाते हो। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जाम्पल हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, चलती हुई अगर बस है तो चलती हुई बस में एकदम से अगर कोई ब्रेक लगा दे तो हमारी बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहती है, हमारी बॉडी बस के साथ में मोशन कंटिन्यू करना चाहती है। ठीक है, बट बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो हम आगे की तरफ जाते हैं, यानी हमारी बॉडी का जो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है उसकी वजह से हम आगे की तरफ जाते हैं। जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम पीछे की तरफ गए थे जब बस चली थी। क्लियर है। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन के और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा जब बारिश वारिश हो जाती है, मिट्टी विट्टी होती है रोड पे, तो जब हम बाइक वाइक या कार वार या फिर चलाते हैं तो पहिया जब घूमता है तो पहिया के साथ मिट्टी उड़ती है टेंजेंशियली। ठीक है, तो वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ मोशन का और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कि चलती हुई बस से अगर मैं उतर रहा हूँ तो मैं आगे की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी बस के साथ में है और वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो चलती हुई बस से या ट्रेन से मैं उतरता हूँ तो मैं आगे की तरफ ही फॉल करता हूँ। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए। सही बात है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो आप बस वाला फिर से ले सकते हो। बस या कार एकदम से घूमती है तो हम साइड की तरफ जाते हैं, तो हमारी बॉडी सीधे ही जाना चाहती थी। सपोज बस सीधे जा रही थी तो हमारी बॉडी सीधे ही जाना चाहती थी, पर बस ने ऐसा शार्प टर्न लिया। क्लियर है, तो बस ने ऐसा शार्प टर्न लिया पर हमारी बॉडी यहीं रहना चाहती है, इसलिए बस इधर गई तो हम इधर की तरफ आए, हमारी बॉडी वहीं रहना चाहती है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो जैसे हम धागे से ऐसे किसी पत्थर को बांध के घुमा रहे हो,
ठीक है। तो जैसे धागा टूटता है तो पत्थर टेंजेंशियली चले जाता है, क्यों? धागा टूटते ही सेंट्रिपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, टेंशन वगैरह खत्म, सब फोर्स का सिस्टम खत्म। तो अब बॉडी अपना इनर्शिया मेंटेन करना चाहता है, इनर्शिया जो भी उसका है, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक और एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मोशन और रेस्ट के। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा फील हुआ या पहले भी हो रखा होगा, मैंने जल्दी जल्दी बहुत तेजी से इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन को कवर किया है यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो क्या तीनों चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। तो बाकी मैंने एग्जांपल्स वगैरह बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। ये बहुत थ्योरी वाला पार्ट है, ये हम बेसिकली 9th में पढ़ चुके होते, तो 11th में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी सारी चीज़ें कवर करनी है इसलिए एक बार बता दिया। तो आपको अगर लिखना हो कुछ तो लिख सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक सो कि कुछ लिखने जैसी ज़रूरत है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 1 मिनट का ब्रेक लूँगा, और 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड जैसा ब्रेक होगा। उसमें आप आराम से सोच लो कि आपको रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए वो समझ में आए कि नहीं आए, और जो भी आपके मन में जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो बाद में कभी भी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा 1 मार्कर वगैरह में क्वेश्चंस आ सकते हैं स्कूल वगैरह में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन पे, उसके एग्जाम्पल्स से रिलेटेड, या एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड करने हो कि भाई साहब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स दे दो, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया, तो वो सब पूछ सकता है कोई, ठीक है। तो आप सोचिए 2 मिनट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, और थोड़ा थोड़ा हम एंटर करेंगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है, प्रॉब्लम सम्स में, ठीक है। ओके, आई थिंक आपने सब कुछ अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लिया होगा अभी तक जो पढ़ा है आपने। हालांकि कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है हमने अभी तक, एरिस्टोटल की पॉलिसी पढ़ी हमने, और उसके बाद हमने इनर्शिया थोड़ा समझा। अब इनर्शिया भी 3 प्रकार के होते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की रेजिस्ट करने की, ये भी 3 प्रकार की होती है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, तो वो सब भी पढ़ लिए, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हमने जो 9th क्लास के बच्चे को आनी चाहिए आई थिंक सब कवर कर ली है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। स्पीड रही होगी तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो चलो अब आते हैं मेन चीज़ों पे जो हमें 11th में पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा कि एफ नेट जो है हमारा 0 होना चाहिए, और एफ नेट 0 की जो कंडीशन है इसमें बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो बढ़िया। एफ नेट 0 मतलब जब भी एफ नेट 0 बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जब बॉडी का रहेगा काइंड ऑफ जिस भी सिचुएशन में, ठीक है, तो वहां पर उन सिचुएशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम अभी सॉल्व करना चालू करेंगे। चलो ठीक है सब, पर उससे पहले फिर से हम वापस आते हैं फोर्स पे जहां हमने उसको छोड़ा था। फोर्स क्या था? फोर्स वो पुश और पुल था जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट चेंज होती है। अच्छा, फोर्स कितने टाइप के होते हैं? फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है,
वीक फोर्स होते हैं और न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। अब कांटेक्ट के अंदर कौन कौन से आएंगे, नॉन कांटेक्ट के अंदर कौन कौन से आएंगे, सोच के देखो। इस बॉडी को अगर ड्रॉप करूं तो ये अर्थ के टूवर्ड्स जाएगी, पर अर्थ से इसका कांटेक्ट नहीं है, पर फिर भी अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो भी किस में आ जाएगा, नॉन कांटेक्ट में। यार इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो तो दूर दूर रख के हो जा रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं लाया तब फोर्स नहीं लगा। और बोल सकते हो आप मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस भी कैसे होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस में आप बात करोगे, फ्रिक्शन होता है आपका, नॉर्मल रिएक्शन होता है, टेंशन होता है आपका, स्प्रिंग फोर्स होता है आपका। वीक फोर्सेस आप जानते हो कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस जो केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते हो, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन प्रोटॉन में होता है न्यूक्लियस के अंदर। हमें अभी इस चैप्टर में इनके बारे में डिस्कस करना है, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स भी आए, सिर्फ कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स ये होते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन की बात हम चैप्टर के थोड़े से आखिर में करेंगे या बीच में करेंगे। आज अभी हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन की, और स्प्रिंग फोर्स की बात भी हम इस चैप्टर में या नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच आर अवेलेबल। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन के बारे में। तो आपको अगर ये 4 टाइप का लिखना हो तो लिख सकते हो पॉज करके, इसके बाद में स्टार्ट कर दो। ओके, चलो, तो नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन? बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। कांटेक्ट फोर्स which a contact force which is always perpendicular to surface or point of contact। कहने का मतलब ये कि अगर कोई बॉडी है यहाँ पे मास m की, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। किसको बैलेंस करने के लिए? mg को बैलेंस करने। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखनी है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। ऐसा सरफेस है तो इस पे ऐसे लग गया। अगर मैं बात करूं, अगर सरफेस ऐसा होता और यहाँ पे अगर ये मास m रखा होता, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता वो कुछ ऐसा होता। क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? पेयर में एक्ट करते हैं। क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर इस सरफेस ने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया
तो ये बॉडी भी सरफेस पे नीचे क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही ये अगर इसने इस पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो बॉडी भी सरफेस पे अगर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। इसका एक्शन रिएक्शन पेयर Mg अलग है पर N और N एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। क्लियर है? गलती करते हैं लोग, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? बहुत बेसिक चीज है। तो नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है और हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है? अच्छा, तो ये सब ये चीज हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज बात करते हैं, दैट इज टेंशन। टेंशन क्या होती है? टेंशन अगर मैं बात करूं तो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, है ना, रोप्स, रॉड, है ना, इस तरीके की चीजों में जो फोर्स आता है ना, रिस्टोरिंग फोर्स जो आता है, वो टेंशन। जैसे अगर एक बॉडी है, एक रस्सी से ऐसे मैंने लटका दी, तो लॉजिकल सी बात है